सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? हाल बिल्कुल ठीक है। ग्लोबल लैंडस्केप में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं जिससे पाकिस्तान जो है उस पर बहुत असर होता है, और इसके लिए जानने के लिए मैंने सुना है कि आज आपके पास एक बहुत ही बड़े गेस्ट हैं। जी बिल्कुल, हमने आज शो पे बुलाया है मुशाहिद हुसैन सईद साहब को, जो कि चेयरमैन है पाक चाइना इंस्टीट्यूट के, जो कि थिंक टैंक है। चाइना और ख़िते के ऊपर जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है। और मुशाहिद साहब जो हैं अभी बीजिंग में भी थे, मॉस्को में भी थे, तो आपको पता है ये सारी बातें जो हैं उनको वो ज़ेर बहस हैं एक ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे। तो हम मुशाहिद साहब से सारे सवाल पूछेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटजिकली कैसे प्लेस्ड है बिटवीन द टू कंट्रीज़। मुशाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी असद साहब और अली साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, लेट्स डाइव राइट इन। तो आपके दो ट्रिप्स, एक बीजिंग और एक मॉस्को, और हम शुरुआत करते हैं जो आपका बीजिंग में था, जो कि ICAP का एक कॉन्फ्रेंस थी, और उसके अंदर आपने एक बयान जो दिया जो कि टेक के हवाले से था, और चाइना की जो वेस्ट से एक मुकाबला तो नहीं कहा जा सकता, बट उनकी जो एक सुप्रेमेसी शो हुई है स्पेसिफिकली जो अभी ये इंडो पाक वॉर के दौरान जो उनकी मिलिट्री टेक है उसका तो हमने चीज़ें देखी। तो आपके ख्याल में ये अब चाइना अपने आप को एज ए टेक्नोलॉजिकल सुप्रीम पावर जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ऑन द इंटायर रीजन? एंड सेकेंडली इसके अंदर जो एंगल है वेस्ट का, नेमली अमेरिका का, वो इसको कैसे परसीव करेंगे? देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जो हमारा कॉन्फ्रंटेशन हुई है हिंदुस्तान की जारियत का, हमने जो कामयाबी से मुकाबला किया है, उसको पसपा किया, उनको हराया भी है, उसमें एक बड़ा अहम अंसर हमारे अपने आर्म फोर्सेस और ख़ास तौर पे एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म के अलावा वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल था। और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, बिलखसूस चाइनीज़ जो जहाज़ मिले थे हमें, और JF-17 थंडर और J-10C फाइटर जेट्स, और उनके साथ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है उसमें आप देखें ना कि मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा मुकाबला हुआ है तारीख में, ये नोट कर लें। मगरबी टेक्नोलॉजी, नेटो की टेक्नोलॉजी थी राफेल जेट्स जो फ्रांस के हैं और नेटो के, और ये है एक जहाज $300 मिलियन का है। हमने एक गो में जो पहला राउंड हुआ था 6 मई को, हमने 3 राफेल तो गिरा दी है, इट्स वर्थ अबाउट $1 बिलियन ऑलमोस्ट। और हमारे पास थी चाइनीज टेक्नोलॉजी, हालांकि टेक्निकली और किताबी हवाले से वो सुपीरियर हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी के, और समझे जाते थे, लेकिन ये एक काया पलट दी हमने। तो उस हवाले से एक दुनिया में काफी हलचल मच गई, क्योंकि कॉम्बैट में कभी दफा चाइनीज टेक्नोलॉजी का जिक्र तो था। देखा ना, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था द इकोनॉमिस्ट, ये रसाला आता है लंदन से, उन्होंने कहा था चाइना द साइंटिफिक सुपर पावर। फिर और जगह भी स्टडीज आ रही हैं कि चाइना हाई टेक में काफी आगे चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह इस टाइप की चीजों में। लेकिन जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जिस पर मगरब की, अमेरिका की, नेटो की बहुत गहरी नजर है, वो पहली दफा टेस्ट हुई कॉम्बैट में, लड़ाई में, बाकायदा लड़ाई में, और उसमें उन्होंने शिकस्त दे दी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को। तो इसमें थरथली मच गई है, और इसके काफी डिटेल्ड इम्प्लीकेशंस हुए हैं। इवन इन अभी जो डायलॉग हुआ है सिंगापुर में लास्ट वीक, जिसे कहते हैं शांग्रीला डायलॉग, उसमें लोगों ने जिक्र किया और जगह जिक्र किया, उसके स्टॉक्स चले गए चाइनीज प्लेन्स के, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के, राफेल के नीचे गिर गए। तो ये एक उससे ये वाज़ेह हो गया कि कल को अगर इन्होंने मुकाबला करना है चाइना का, जिसकी बात वो कर रहे हैं सर जंग के हवाले से, या अगले 5, 7, 10 सालों में, तो वो एक आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना बहुत आगे जा चुका है। तो उसके इम्प्लीकेशन सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के हवाले से नहीं थे। और मजे की बात है कि अभी 3 दिन पहले इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी मान लिया कि उनके जहाज गिरे हैं। फिर उनके जो बीजेपी के लीडर थे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कह दिया कि हमारे 5 जहाज गिरे हैं। पहले वो झूठ बोलते रहे, पहले छुपाते रहे, तो लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद उनको तस्लीम करना पड़ा जो असल हकायक है। तो ये एक खासी अहम तब्दीली है। और मैं चाइना भी होके आया हूँ, मैं उसको मैं चेयर कर रहा था सेशन को जो आपने जिक्र किया, उसमें उनके मिनिस्टर भी थे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के, लियू जियांचाओ, जो बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं सेंट्रल कमेटी के। और उसमें मैं देखा कि चाइनीज में बड़ी एक खुशी कह लें, मुसरत कह लें, इत्मीनान कह लें कि एक तो उनके हम हलीफ भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, और हमारे
छोटी ताकत होने के बावजूद हमने एक बड़े ताकत जो अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता उसको शिकस्त भी दी, और दूसरा उनको ये भी खुशी और मसरत है कि ये उनकी टेक्नोलॉजी की फतह भी हुई। तो हर लिहाज से वो खासा वो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं चाइना में इस हवाले से। मेरा सवाल जो मुशाहिद साहब है, उससे पहले आपकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपकी दीदाए बीना थी कि आपने आज से कुछ दिहाइयाँ पहले पहचान लिया कि दुनिया में एक नई सुपर पावर आने वाली है, और आपकी और शायद कुछ आप जैसे लोगों की कोशिश थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जंप्ड द शिप इन टाइम और हमें अब इतनी बड़ी कामयाबी मिली। मेरा जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान जो है माजी में मजहबी शिद्दत पसंदी का भी बहुत ज़्यादा शिकार रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि अब जब हम चाइना कैंप में चले गए हैं तो उसमें भी कमी आएगी? देखें जी, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, और ये जो डेवलपमेंट हो रही है, देखें एक चेंज जो है पावर स्ट्रक्चर में मगरिब से मुंतकिल मशरक की तरफ मुंतकिल हो रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक सिंपलिस्टिक नोशन है कि हम उस कैंप में हैं या इस कैंप में हैं। देखिए ना, अब जो क्लैश हुआ इंडिया के साथ हमारा, इसमें 3 बड़ी ताकतें हैं दुनिया की इस वक्त, अमेरिका, चाइना और रशिया, और तीनों का इस हवाले से यकसा मौक़िफ़। अबव कैंप पॉलिटिक्स, चाइना तो खैर हमारा दोस्त भी है, साथ ही बरीना, लेकिन रशिया ने न्यूट्रलिटी एक्सटेंड की, और बल्कि मेरी मीटिंग हुई मॉस्को में रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव के साथ, तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि आपने एक मुस्बत गैर जानबदारी का इजहार किया, आपने हिंदुस्तान का साथ किया। फिर आप देख लें अमेरिका, उनके सदर ट्रंप ने, उनको भी मैं समझता हूँ वी शुड थैंक हिम, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली पोजीशन ली और उसमें ये हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। हालांकि हिंदुस्तान बड़ा करीब होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के, उनके साथ गहरे रवाबित हैं, फौजी भी, सियासी भी, सफारती भी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर पोजीशन ली उनका, बल्कि उन्होंने तो कश्मीर इशू को रिवाइव कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबरी का मुकाम दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आइदर और कि उस कैंप में जाएं या उस कैंप में जाएं, हमारे दोनों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें वाज़ेह है कि हमारे जो बुनियादी मफादात हैं, आर कोर इंटरेस्ट लाई इन दिस रीजन, और इस हवाले से चाइना के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लेकिन इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ये मतलब नहीं कि हमारी किसी तीसरे मुल्क से कोई दुश्मनी है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके व्यूज जो मर्जी हो चाइना के बारे में, पहले भी उनके वो व्यूज थे, हमारे चूंकि अपने अवामी ताल्लुकात हैं हम उसको निभाते हैं। जैसे हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में हम कमेंट नहीं करते और हम इतराज भी नहीं करते, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सॉवरेन राइट है, जिस मुल्क से हथियार ले, जिस मुल्क से ताल्लुकात बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त एक अनोखी पोजीशन में है, दुनिया का सबसे अहम खिता है इस वक्त, जिसमें पाकिस्तान का रोल हर हवाले से एक्सेप्टेबल भी है बिग पावर्स को, जिनका रोल बड़ा मुस्बत रहा है क्लैश में, और पाकिस्तान की एक आउटरीच है जो शायद किसी और मुल्क की नहीं होगी, जिसमें पाकिस्तान चीन के साथ भी, रूस के साथ भी और अमेरिका के साथ भी बैक वक्त अच्छे ताल्लुकात रख रहा है। मुझाहिद साहब, इस सारी जो इंडो पाक सूरत हाल जो क्रिएट हुई और एक जंग की सूरत हाल पैदा हुई, उसके अंदर हमने देखा कि 2 एवेन्यूज़ पे एक जंगी सूरत हाल क्रिएट हुई। एक तो ऑब्वियसली काइनेटिक वॉर थी, कन्वेंशनल वॉर थी, और उसके अलावा एक मीडिया का भी इसके अंदर एक बहुत रोल था इसके अंदर। आप क्योंकि आपका ताल्लुक माजी में मीडिया से भी बहुत रहा है, तो उस दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जो चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव हैं, हुकूमत के तो नहीं है वैसे, लेकिन उनके मतलब विक्टर गाओ साहब जो हैं, वो इंडियन एक चैनल पे चले गए और वहाँ पे उनके साथ भी जिस तरह इंडियन चैनल बिहेव करता है बदतमीज़ी से, उनके साथ भी वो चीज़ हुई। एंड दिस इज़ समथिंग आई फील कि चाइनीज़ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इतना यूज्ड टू नहीं है। आपके ख्याल में आगे जाते हुए मीडिया नैरेटिव जो है इस सारी चीज़ के अंदर, स्पेशली चाइनीज़ ओरिएंटेड मीडिया जो है, उसका कितना रोल होगा? क्योंकि उनका मौक़िफ़ जो है वो हमें उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलता है, उनकी इट्स सेल्फ कोई आउटवर्डली अप्रोच नहीं होती टूवर्ड्स की जी कि हम इस पर ये स्टांस लेते हैं, वो स्टांस लेते हैं, शायद उनका ये स्टाइल भी है। डू यू थिंक कि मीडिया लैंडस्केप जैसे चेंज हुआ है ख़ित्ते के अंदर, तो चाइनीज़ मीडिया लैंडस्केप भी चेंज करेगा या वो ऐसे ही रहेगा? देखिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जाहिर है जो पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्रंटेशन हुई वो सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, वो सियासी भी थी, सफारती भी थी, और वो मीडिया के हवाले भी थी। और मीडिया में 2 मुख्तलिफ नैरेटिव्स आपके सामने आ रहे हैं। एक हिंदुस्तान का मीडिया जो हिस्टोरिकल हो गया,
जंगजू हो गया, और जो बिल्कुल ही नफरत और बुग़्ज़ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहा, और एक तरफ हमारा मीडिया, आप जैसे लोग, जिसने बड़ा मेरे ख्याल में मेच्योरली, कामली, कूलली, मेजर्ड तरीके से रिस्पॉन्स किया और कोई नफरत का इजहार नहीं किया किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी अवाम के खिलाफ। हम तो वी आर वेल विशर्स ऑफ द इंडियन पीपल, और मेरे इंडियन जर्नलिस्ट से बड़ी दोस्ती रही। आपके वालिद साहब और मैं, आरिफ निज़ामी साहब और मैं, कई दफ़ा हम हिंदुस्तान जाते थे, हमारी यारी दोस्तियाँ थी, गप मारनी, सारा जाना कॉन्फ्रेंसेस में, और ताल्लुकात वो रहे हमारे। लेकिन ये जो इंडिया की तरफ से हुआ वो मुश्किल हुआ। अब चाइनीज वर नॉट यूज्ड टू इंडियन अग्रेसिव थिंग। और आपने बात सही की, विक्टर गाओ जो है बहुत रिस्पेक्टेड कमेंटेटर है, वो वाइस प्रेसिडेंट है चाइना सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन, जो बहुत बड़ा थिंक टैंक। फिर विक्टर गाओ साहब का एक और कमाल ये है कि वो एक बड़े अजीम लीडर थे चाइना के 30-35 साल पहले। उनका नाम था दंग शाओपिंग, और वो उनके इंटरप्रेटर भी थे अंग्रेजी के। सो उनका एक हाईएस्ट पावर स्ट्रक्चर में उनका एक ताल्लुक भी रहा। अब वो जब आए और उन्होंने बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ इख्तियार किया, और आपने देखा कि वो जब उनके खिलाफ हमला हुआ, उनके 2-3 टीवी प्रोग्राम्स मैंने भी देखे जो इसे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ही वाज नॉट रैटल्ड, बड़े उसने कामली कूलली जवाब दिया। उसने फॉर एग्जांपल उसने कहा कि पाकिस्तान की जहाँ तक सालमिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान की आज़ादी का ताल्लुक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि जारियत का शिकार अगर हमारा कोई दोस्त होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरा जो आबी जारियत की बात है इंडस वाटर्स ट्रीटी पर, उस पर भी उन्होंने बड़े तरीके से पोलाइटली वार्न कर दिया इंडिया को कि जनाब ये ना भूलेंगे, अगर पाकिस्तान जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लोअर राइपेरियन है, यानी कि हम नीचे हैं, हिंदुस्तान ऊपर है, दरिया ऊपर से नीचे आते हैं पानी, तो ये ना भूलें कि हिंदुस्तान लोअर राइपेरियन है, चाइना इज द अपर राइपेरियन, बिकॉज चाइना से ये ब्रह्मपुत्र और इंडस वाटर्स आते हैं तिब्बत से, और वो जाते हैं इंडिया पे, इंडिया से फिर पाकिस्तान आते हैं। तो अगर उन्होंने वार्निंग ये दी, बड़े पोलाइटली दी, जो चाइनीज स्टाइल है, कि अगर आप ये काम गलत काम करेंगे आबी जारियत का, और उसने कहा कि दिस विल बी अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म होगा अगर आप पानी रोकेंगे, क्योंकि पानी अवाम को मिलता है, इंसानियत को मिलता है, तो उसको रोकना एक, ही यूज्ड द वर्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये विक्टर गाओ ने। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और ये कहा कि कल को आपके साथ भी ये हो सकता है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान का पानी बंद करते हैं तो कल को कोई और भी आपका पानी बंद कर सकता है। तो इसका मैंने भी अपने कई इंटरव्यूज में इशारा किया था कि इट टेक्स 2 to tango, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब मैंने जब चाइना गया तो मेरे चाइनीज मीडिया से काफी इंटरेक्शन रहा, उनके एडिटर्स, उनके जर्नलिस्ट, उनके टेलीविजन वाले लोगों से, तो दे वर क्वाइट शॉक्ड। उन्हें कहा कि ये हमारे भी कई दफा इख्तलाफात होते हैं बकौल उनके अमेरिका के साथ, लेकिन इस किस्म की जबान का इस्तेमाल, इस किस्म की जारियत की तरफ से सवाल जवाब, और इस किस्म के हमले जो विक्टर गाओ के खिलाफ हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स में, खासतौर पे अर्नाब वासवामी, मेरा और दूसरे लोगों ने, कहते ये तो हमारे लिए नामुमकिन है, हम हैरान रह गए। तो उससे हिंदुस्तान की जो पोजीशन है चाइनीज मीडिया में, और चाइनीज मीडिया की जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के हवाले से, वो बड़ा वाज़ेह रहा और मज़ीद मुस्तहकम हुआ। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है, उन्होंने बड़ा दबंग तरीके से अपना जवाब भी दिया, अपने मुल्क का दिफा भी किया, और चीन जो है वो पाकिस्तान सही हक पर खड़ा है, और हिंदुस्तान की हुकूमत हो, हिंदुस्तान की रियासत हो, और हिंदुस्तान का बिलखसूस मीडिया हो, जो नाम नहाद प्राइवेट इंडिपेंडेंट मीडिया है, उसका जो एक्शंस थे, उनके जो कमेंट्री से, दे वर अनएक्सेप्टेबल। पाकिस्तान चाइना की जो अब एक नई नस्ल की एक पार्टनरशिप जो मैसेज चल रही है, और उसके अंदर एक नई लेयर भी आई है, उसके बाद से डू यू थिंक कि हमारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं उनके अंदर प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है और बाकी चीज़ों के अंदर मज़ीद आप देख रहे हैं कि इकॉनमी के अंदर जो इंजेक्शन होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस पे कोई नज़रसानी कर रही है, और आया आगे जाते हुए पाक चाइना जो दोस्ती है वो एक हुकूमती लेवल पे रहेगी, आया वो उधर तक रहेगी, या वो टू प्राइवेट सिटीजन्स भी दे कैन डू मजीद बिजनेस, स्पेशली इस तनाजुर में कि जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं उनको मद्देनजर रखा जाए। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें कि हुकूमत, आपको लगता है कि इसमें अपनी लेबर को स्किल्ड करना चाह रही है? ट्रंप के जो टैरिफ और ट्रेड वॉर है वो फेल हो गया, ही हैज टोटली फेल्ड। उसको रिवर्स करना पड़ रहा है, रिव्यू करना पड़ रहा है, और रिवाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि वो चाइना उसके लिए तैयार था। और ये ना भूलें कि चाइना इस पर दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी नहीं, सिर्फ चाइना ने अभी जो हालिया साल गुजरा है 2024, चाइना की ट्रेड हिस्ट्री में, तजारत की तारीख में सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस हुआ है
फॉरेन ट्रेड में $1 ट्रिलियन, $1 खरब का ट्रेड सरप्लस। तो चाइना की माशाल्लाह इकोनॉमिक पोजीशन बड़ी क्लियर है। दूसरी जो आपने बात की कि ऑन द इकोनॉमी साइड, इस वक्त जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फेज 1 था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, गवादा पोर्ट, थरकोल, ज्यादा ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो सेकंड फेज है आप जिसको एंटर करें, और आपने ठीक बात कहा कि इस फेज में ये इस हालिया वाकयात जो पिछले महीने के हुए हैं, खासतौर पे ये जो चपकलिश हुई है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, जिसमें चीन ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान के हक में, इसमें पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में एक नई जान, नई रूह पड़ती है, एक नई स्पिरिट कह लें, और इससे हमारे CPEC का तकवीर पहुंचेगी। अब CPEC की सेकंड फेज में इट इज मोस्टली गोइंग टू बी अबाउट B2B, बिजनेस टू बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर जिसका आप जिक्र करें, और उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारे जो लोग हैं जो कमर्शियल इकोनॉमिक ट्रेड ताल्लुकात चाहते हैं, वो आगे लेके चलें। वैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को बेल आउट करने में चाइना का लीडिंग रोल रहा है। पिछले 3 सालों में $15 बिलियन की उन्होंने रोल ओवर किया है, जो लोन्स आते हैं सारा कुछ आते हैं। तो इस वक्त बड़ा नादिर मौका है हमारे लिए कि हम उन चीज़ों में जाएं। अब कौन से एरियाज हैं? IT इज़ वन ऑफ देम, एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ देम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ वन ऑफ देम, और सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। 4 सूबों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डिमार्केट हुए हैं। गवादर में हुआ है, धाबेजी सिंध में हुआ है, अल्लामा इकबाल वो है जोन है फैसलाबाद में, और रशाकई के खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब 4 सूबों में, तो उसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका ताल्लुक स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंडस्ट्री और डेवलपमेंट से है। तो उसमें उम्मीद है हमारी कि अगर हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, हम सूटेबल हालात प्रोवाइड करेंगे, और ख़ास 2 रुकावटें उसमें हैं। एक सिक्योरिटी की, वो हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी का वादा किया था हमने, वो पूरा करें कि वो अमन हो और कोई उसकी जो उनके लोग हैं उनको कोई हमले ना हो। और दूसरा हमने कहा था कि 1 विंडो ऑपरेशन, कि 1 विंडो ऑपरेशन के लाल फीता, रेड टेप शुड बी स्लैश्ड। तो ये हमारे पर है। तो चाइनीज जो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री है उसकी रीलोकेशन होनी है बात, क्योंकि चाइना बहुत आगे चला गया है, मैन्युफैक्चरिंग से आगे चला गया है, इनोवेशन में गया है, साइंस टेक्नोलॉजी में गया है। तो ये जो पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये ममालिक जो हैं इनमें वो रीलोकेट करेंगे, एंड पाकिस्तान इज द लीडिंग कैंडिडेट फॉर दैट। तो हम उसके लिए तैयार हों, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो जॉइंट वेंचर्स करे, साजगार हालात हुकूमत तैयार करे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कैन बी रेडी फॉर अ टेक ऑफ सून इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 to 5 years विद चाइनीज सपोर्ट जी इकोनॉमिकली। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। मुशाहिद साहब ने हमें काफ़ी बातें सर बता दी, और रूस के वाले से भी और चीन के वाले से भी, और अब सर जो हमसाया मुल्क है उनकी भी एक स्टांस जो है वो चेंज हो रहा है। बीजेपी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं उनकी गुफ्तगू तो हमने सुनी थी और हमने भी डिस्कस भी की थी, दिल साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब सर जो इनके फ़ौज के चीफ़ ऑफ डिफेंस हैं जो इनका नाम है अनिल चौहान, वो भी एक इंटरव्यू में थे इंटरनेशनल मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने भी तस्लीम किया कि जी आपके जहाज़ जो हैं वो हमारे यहाँ गिरे हैं। उन्होंने इस तरह से किया तस्लीम किया, उनसे पूछा गया कि जी गिरे नहीं गिरे, उन्होंने कहा जी गिरना तो कुछ नहीं होता, क्यों गिरें, ये ज़्यादा एक सवाल है। तो सर अनिल साहब जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं इस बात को, और वो एक फ्रेमिंग उसकी डिफरेंट कर रहे हैं। अब देखें ये एक नैरेटिव जो है जो बीजेपी के लीडर से लेके उनके आर्मी के एक नुमाइंदे तक हो जाए, और उनके मुल्क के अंदर दीगर लोग जो हैं अब ये बात कर रहे हैं कि आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मेरी उस पर कुछ सर थीरीज़ हैं। एक तो ये कि जो इजेक्शन सीट होती है वो एक ही कंपनी जो है, जो रफ़ेल की हद तक एक कंपनी बनाती है, उसका डेटा जो है मेरे ख्याल में अब जो है वो एक्सेसिबल है। तो एक तो वो अनडिनाइबल चीज़ हो जाती है कि इजेक्शन हुई या ना हुई, दोनों केसेस में वो सीट का डेटा जो है वो पब्लिक के लिए तो नहीं, बट उन लोगों के लिए जो उसको एक्सेस कर सकते हैं, अवेलेबल होता है, जो ज़ाहिर है पब्लिक में फिर आ जाता होता है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा
इंटरनल प्रेशर एक बहुत वहाँ पे डे 1 से, जब से ये एयर बैटल हुआ तब से चल रहा है कि जी वो क्लेम कर रहे हैं रफ़ेल जो हैं वो हमने गिराए हैं, जो कि हम क्लेम नहीं कर रहे थे। हम तो कह रहे थे हमने किए, हमने तो बल्कि एक नहीं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें आपके जो औरंगज़ेब साहब हैं और DGI SPR साहब हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे क्लियर करके विद एविडेंस दिखा दिया। इंडिया तब से जो है वो छुपन छुपाई खेलने की कोशिश कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल में आप ये कर नहीं पाएंगे। और अब तो देखिए उनके सीनियर तरीन अफसरान जो हैं और उनके सीनियर तरीन जो पोलिटिकल ऑफिसर्स हैं वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो जो आपने इजेक्शन सीट की बात की, नंबर 1, नंबर 2, वो भी हमारे DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेबसाइट के दिखाया था कि जी उस पे आ गया कि इतनी इजेक्शंस हुई हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने उनकी ऑडियो भी सुनवा दी थी जो कि जहाज़ों की आपस में हो रही गॉडजिला की। एग्जैक्टली। सो पाकिस्तान को तो पता था, क्लियर था, हम सब ने वो सुना था, देखा था। इंडियन जो अवाम है अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो नहीं कर रही थी। वो फॉर सम रीज़न हमारे DGI SPR की जो कॉन्फ्रेंसेस थे वो नहीं सुन रहे थे। हालांकि हम तो उनके जो फौजी और सिविलियन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हम तो सब सुन रहे थे, आज दिन तक सुनते हैं, हम देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ना बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको ज़रा आप देखिए कि एक तो ये एक BJP के लीडर और उनके मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव ने क्यों फैसला किया कि अब वो मीडिया पर आएंगे, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ठीक है उन्होंने मीडिया पर बात करनी थी, वो अपने मीडिया पर कर लेते। दोनों ने चूज़ किया कि वो अपने मीडिया पर नहीं इंटरनेशनल मीडिया पर बात करेंगे। क्यों? देखिए हमने बड़े अरसे से हम ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिया ने जंग हम पे मुसल्लत की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आसान सा रास्ता था कि आप जाते यूनाइटेड नेशंस, अगर आपके पास कोई सबूत थे उनको आप सबूत देते, वो हमसे बात करते, कोई इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाते। कोई यहाँ से अगर ना हो पेश बंदी की जाती तो फिर वो पहली दफ़ा ये थ्रेट देते कि अच्छा जी अब हम जंग करेंगे क्योंकि हमने सबूत भी दे दिए और आप कुछ कर भी नहीं रहे। उन्होंने कहा जी कि नहीं बस सीधी जंग है हमारी तरफ से। अच्छा, वो बिहार इलेक्शंस की तैयारी थी और वो जो उसके बाद जनरल इलेक्शन है उसकी तैयारी थी, क्योंकि मोदी साहब को नज़र आ रहा है कि वो हारने जा रहे हैं। वो तो पिछला इलेक्शन भी वो बड़ी मुश्किल से बस इस काबिल हुए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें, वो कोई मेजॉरिटी से नहीं जीते हुए। ठीक है, अगला इलेक्शन उन्होंने शोर शॉट हारना था, ये सिर्फ उन्होंने उसके लिए किया। अब क्योंकि उनको जंग में हार का सामना हुआ, तो जिस तरह से होता है कि हम लोग तो कह रहे थे कि जी बस वो जंग हुई है, हम जीत गए हैं, बात ख़त्म, आगे चलो बात करो। वो कहते थे कि नहीं हमने तो जंग ख़त्म की ही नहीं, जंग चल रही है इस वक्त, हम रीग्रुपिंग कर रहे हैं, हम अभी दोबारा अटैक करेंगे। पॉज किया हुआ है हमने। अब यहाँ पर उनकी फ़ौज और रूलिंग पार्टी वो घबरा गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये शख्स तो अपनी लेगेसी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए हमें एक और जंग में झोंक देगा, और इस वक्त झोंक देगा जिस वक्त क्लियर सुप्रीमेसी है मिलिट्री की, टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान के पास। वो इस वक्त अब उनकी जो लीडिंग पार्टी है और उनकी जो मिलिट्री है वो इस वक्त नई वॉर में नहीं जाना चाहते। ऑन दी अदर हैंड जो मोदी साहब हैं उनका तो कुछ जाता ही नहीं इसमें। वो तो ये कह रहे हैं कि जी मेरी ना कोई फैमिली है, ना किसी ने आगे इंडिया में रहना है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से तो जिस दिन तक मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ वही इंडिया, और जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर से हट गया मेरी बला से फिर इंडिया चले ना चले, उसको हजीमत का सामना हो, वो तरक्की करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो इतनी इस वक्त सेल्फिशली सोच रहे हैं, और यकीन करें कि उनका इतना होल्ड है उस मीडिया के ऊपर कि ये जो 2 लोग सामने आए हैं इनको डर ये था कि हम इंडियन मीडिया पर यही आकर बात करेंगे, या वो नहीं चलाई जाएगी या उसको एडिट कर दिया जाएगा। इसलिए दोनों गए हैं इंटरनेशनल मीडिया के पास ताकि वो बात चल जाए, थोड़ा सा आवाम को पता लग जाए कि वो इंडिया इस वक्त किस सिचुएशन में है। और उसके बाद जब मोदी साहब हम पे दोबारा प्रेशर डालें जंग के लिए, तो आवाम भी कहे कि जिस तरह पहले आवाम रैली अप होकर मोदी साहब के साथ हो गई थी कि हाँ हाँ बिल्कुल अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर, अब जब मोदी साहब कहें तो आवाम भी कहे कि जी इतनी फौरी तौर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इस सिचुएशन में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जंग कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो टाइमिंग आपने देखी है और जो इंटरनेशनल मीडिया देखा है आपने, ये इस चीज़ को बयान करती है। बिल्कुल सर, और देखें वो मुजाहिद साहब भी इसी चीज़ शांति कर रहे थे कि इंडिया जो है उन्होंने जो अब उनका वाटर के हवाले से बात है,
अगला तो मसला हमने सब ने ये बात तस्लीम शुदा है कि जी होगा तो पानी पे होगा। अब पानी के ऊपर भी विक्टर गाओ जैसे लोग जो हैं और कमेंटेटर्स जो हैं और दीगर जो चाइनीज़ रैप से, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का थ्रू ISPR ये मौक़िफ़ है कि आप पानी जो है वो आपको लग रहा है कि ये आपकी नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी है, बट ये आप इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे। अगेन ये हम बात कर चुके हैं कि उसकी मुकम्मल डाइवर्जन जो है उसके लिए तो बहुत साल चाहिए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत उसकी डेवलपमेंट चाहिए। वो तो खैर इतने साल जब इन्वॉल्व हो जाएं एक ऑन गोइंग चीज़ के अंदर, इतने साल किसने देखे, नंबर 1। दूसरा कि अब चाइना ने इतना डायरेक्ट थ्रेट कर दिया, अब चाइना आया कर सकता है नहीं कर सकता वो इरेलेवेंट हो जाती है बात हो रही है कि अगर इंडिया डाइवर्जन की एक ईंट भी रखेगा तो हम कंसिडर करेंगे एक्ट ऑफ वॉर पे, लेकिन उसमें चाइना का मौक़िफ़ पहले ही आ चुका है कि अगर आप ही एक ईंट रखेंगे तो हम भी देखेंगे उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट आवर ब्रदर नेशन। तो ये बात जो है सर ये बहुत पर्टिनेंट है कि ये पानी वाली चीज़ जो सब उनको वो बेची जा रहे हैं सारी चीज़ के अपने आवाम को कि जी हम इसको ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे, उनका पानी बंद हो जाएगा, एग्रेरियन इकॉनमी है, उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, चुनाव को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इट इज़ ऑल ईजियर सेड देन डन। ऐसे मामलात नहीं चलते। आप 24 करोड़ के जो अवाम है वो दुनिया नहीं देख रही कि यहाँ पे क्या आप करने को लगे। सर इस पॉइंट को मैं चाहूँगा आप इसका जवाब है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक लेते हैं, पर इसको गुफ्तगू को आगे चलाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि एक तो तस्लीम हो गई ये बात कि इंडियन जहाज़ गिरे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि अब तो सारा तमाम जो उनके कमेंटेटर्स हैं वो इस बात को मान रहे हैं। हम जो बात कर रहे थे कि अब ये जो इंटर-स्पोर्टेड ट्रीटी की तमाम चीज़ें की जो थ्रेट्स इंडिया करने की कोशिश कर रहा है उसको तो एक तो चाइना ने ख़ुद भी कहा कि अगर आप थ्रेट कर सकते हैं तो हम थ्रेट नहीं कर रहे, बट आपको बता रहे हैं कि इट जैसे मुशाहिद साहब ने कहा इट टेक्स टू टू टैंगो, तो आप करेंगे तो हम भी करेंगे। जी बिल्कुल, मुशाहिद साहब ने भी जैसे फरमाया, आप भी कह रहे हैं कि उस पे जो चाइना का मौक़िफ़ है उसकी तो हम जितनी तारीफ़ करें और जितना उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि अगेन वो जो कह रहे हैं उसमें इंडिया के लिए डेटरेंस भी है और जंग भी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा पानी बंद करेंगे तो वो उनका पानी बंद कर देंगे। बट जब पहली दफ़ा ये इंडिया ने थ्रेट हमें किया था तो उस पर, और बल्कि आखिरी दफ़ा जब भी उन्होंने किया तो हमारे DG ISPR ने कहा था कि आप पानी बंद करेंगे तो हम आपका सांस बंद कर देंगे, यानी फिर जंग का ऐलान कर दिया हमारे DG ISPR ने इन केस पानी बंद हो, हॉट वॉर हो जाएगी। एग्जैक्टली। सो अब बुनियादी बात वही है कि आप देखें कि ये जो इंटरव्यूज़ की टाइमिंग्स हैं स्वामी साहब वाली भी और मिलिट्री के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी, वो ये है कि एक तो प्लीज़ हमें दोबारा जंग में मत धकेलें, डायरेक्ट वॉर में। दूसरा, इस वक्त पानी बंद करने का डिसीजन भी कोई ना ले, क्योंकि उसका भी नतीजा वॉर ही है जिसके लिए इंडिया तैयार नहीं है। सो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी टाइमिंग थी, और मेरे ख्याल में उनका ये फ़ैसला कि वो दो शख्सियात इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आकर ये बात करेंगे, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव था, क्योंकि अगर लोकल पे करते तो पता नहीं चलता, ना चलता उसको क्या रंग दिया जाता। और ये उन्होंने जो पैगाम दिया है, ये पैगाम पाकिस्तान को नहीं दिया, ये पैगाम उन्होंने मोदी साहब को दिया। और जाहिर है उन्होंने कोशिश की होगी पहले मोदी साहब को बराह रास्त बताने की, बंद कमरे में बताने की, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते इस किस्म की चीज़, तो इसलिए उनको विया मीडिया ये पैगाम पहुंचाना पड़ा है। बिल्कुल सर। और अगेन आप देखिए, जैसे हम यहाँ पे सोचते हैं कि जी इंडिया के अंदर ना कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सिनेरियो जो है वो ऐसा वैसा नहीं है, वहाँ तो मोदी जी ही चली जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता, कहीं भी ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर देखिए अब की बार 400 सरकार नहीं हो पाया ना, PTI ज़ेर बहस रहती है यहाँ पे, आपकी दीगर जो अपोजिशन पार्टीज हमेशा जो अपोजिशन में होती है वो ज़ेर बहस रहती हैं, जो हुकूमत कर रहे होते हैं उनके ऊपर तनकीद होती है, ये इसी तरह वहाँ पर भी होता है। अब देखिए मोदी जी क्योंकि अल्टीमेट पावर ड्रॉ करते हैं, दो चीज़ें जो हुई इंडिया में, एक तो मोदी जी की कंसेक्यूटिव टर्म्स आई, उन कंसेक्यूटिव टर्म्स में उन्होंने मईशी तरक्की भी की। अब ये एक उस चीज़ की क्या कहना चाहिए ज़मानत नहीं है कि आपके दिल में जो आए आप कर दें और आप जंग भी कर दें और बाकी चीज़ कर दें कि आपकी पार्टी आपके साथ हमेशा रहेगी, आपकी पार्टी आपको कभी कुछ कहेगी नहीं। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर के आपके अंदर से ऐसे अनासर ना पैदा हैं जो चाहते हैं कि यार ये कुर्सी मेरी हो जाए तो मैं बेहतर तरह से चीज़ें कर सकता हूँ। ऐसी और बहुत चीज़ें हुई होंगी, लेकिन ये तो बहुत वाज़ेह है। तो
ये बात जो है समझने की ज़रूरत अगेन पाकिस्तानी अवाम को भी है और इंडियन अवाम को भी है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ वन पर्टिकुलर पर्सन जो कि हुकूमत करता रहे और उसके साथ खून माफ़ है, ये हो नहीं सकता। और ये वाली चीज़ जो उन्होंने की है उसकी उनकी पार्टी भी उनको सज़ा देगी, उनके अवाम भी उनको सज़ा देंगे और अपोजिशन तो सज़ा दे ही रही है। देखिए इधर ना मैं पाकिस्तान के कुछ इकोनॉमिस्ट जिनमें मैं अली मलिक का नाम लेना चाहूँगा, उसके अलावा ब्लूमबर्ग में इंटरनेशनली 1-2 लोगों ने पिछले कुछ 3-4 साल में इस तरह के 2-3 आर्टिकल लिखे हैं कि इंडिया जो जितनी क्लेम करता है कि पिछले 12 साल में या 8 साल में उसने मुआशी तरक्की की है, वो उतनी तरक्की नहीं है। यानी कि इंडिया जो है वो बुक्स कुक कर रहा था। और अभी कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट्स ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि ये जो 6 से 8% सालाना दिखाया जा रहा है ये ऐसा नहीं है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि जो उनकी एक अप्रोच थी कि जी हमने वर्ल्ड लीडर्स बनाने हैं, कि वो जो पूरी रियासत थी वो अंबानीज़ को सपोर्ट कर रही थी, वो अदानीज़ को सपोर्ट कर रही थी, वो बहुत अमीर लोग पैदा कर रही थी या उनको बाय हुक और क्रुक अमीर होने की इजाज़त दे रही थी। उससे आपका जीडीपी तो शायद बेहतर लगता है लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कोई नहीं है। वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉई है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होने के बजाय इन 8-10 सालों में ज़्यादा हो गया है। इसी तरह वहाँ पर अगर वो सच बोलते थे कि उनकी सालाना 6 से 8% जो है तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है मईशत में, तो फिर वहाँ पर उस हिसाब से लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर क्यों नहीं आ रहे। बात ये है कि एक इमेज बनाया गया इंडिया राइजिंग शाइनिंग इंडिया का, उस इमेज का एक फ़ायदा बहुत हुआ इंडिया को कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि अच्छा हम भी तरक्की कर सकते हैं, हम भी माशी तौर पे मजबूत हो सकते हैं। कई लोगों ने उसके बाद इंडिया में रहने का फ़ैसला किया होगा, छोड़ के ना जाने का फ़ैसला किया होगा। शायद कई लोग बाहर से वापस आ गए होंगे, कुछ अपना कैपिटल वापस ले आए होंगे। लेकिन वही वाली बात है कि ये एक इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई ये मोदी साहब से, सॉरी, कि उसके बाद से अब वो जो अंदर से लोग नहीं बोल रहे थे वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। मुस्तकबिल करीब में हो सकता है आपको ये भी पता लगे कि हम जो उनकी मुआशी तरक्की का सुनते थे वो वैसी नहीं थी जैसे हमें बताई जाती थी। बिल्कुल सर, ये भी अगेन कोई बंदा एक पावर में हो तो उसके बारे में बात करना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब पावर हट जाए तो उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो कटे खुल जाते हैं। यहाँ पे अभी हुआ है, वहाँ पे बड़े सालों से नहीं हुआ, तो वो हम देखेंगे। दूसरा सर, आपने ट्रंप का वैसे ही जिक्र कर दिया गलती से, लेकिन वो भी रेलेवेंट है क्योंकि कल के दिन उन्होंने भी जहाज़ चढ़ते हुए एक बयान पेश किया जिसके अंदर उन्होंने फिर अपनी इंडिया पाकिस्तान वाली बात दोहराई और उसके अंदर उन्होंने ये बात भी कर दी कि इन अ फ्यू डेज़, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तानी एक जो वफ्द है वो अमेरिका जाके ट्रेड टॉक्स की बाकायदा चीज़ होने लगी है। तो देखें, अभी इंडिया तो एक ऑन गोइंग ट्रेडर है इंडिया अमेरिका के साथ, अलबत्ता जो पाकिस्तान है उसके साथ ये मामलात चलते हैं, लेकिन इतनी ओवरटली एक पॉजिटिव वे में और एक नए प्रेसिडेंट के मुंह से कहने वाली बात हम तो इस दौर को देखा है जिसमें जो बाइडेन ने अपनी पूरी टर्म में पीटीआई इमरान खान को फ़ोन ही नहीं किया, पाकिस्तान को एक्नॉलेज नहीं किया। ट्रंप साहब के बयान और उनकी जैसे टोपी और टाई की मैचिंग जो है उसकी क्या बात है सर, और वो बेसिकली कह ये रही कि ट्रेड टॉक्स के लिए नेक्स्ट वीक पाकिस्तानी जा रहे हैं। तो सर ये सारा कुछ जो है आपको दिखा रहा है कि रूस का 2.6 बिलियन वाला जो सारा मौक़िफ़ है, उनके जहाज़ गिरने के ऊपर तस्लीम करने वाली बात, डोनाल्ड ट्रंप की डबल ट्रिपल 8वीं 9वीं दफ़ा ये बात करना गया पाकिस्तान से हमने ट्रेड करनी है, ये सारी चीज़ जो इंडिया को बहुत बुरी लग रही होगी। जी बिल्कुल, और ये एक और चीज़ को वाज़ेह करती है। देखें, वो जितना मर्ज़ी आप कह लें कि ट्रंप साहब जो हैं वो पिछले जो सदर गुजरे हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको याद होगा कि यूएस प्रेसिडेंट जब बहुत ज़्यादा बोइंग ऑर्डर किए थे इंडिया ने तो यूएस प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के साथ गए थे, बराक ओबामा, उन्होंने वहाँ पे डांस भी किया था, सारा कुछ किया था। इसी तरह होंगे सदर ट्रंप मुख्तलिफ, लेकिन इन्होंने अभी कतर के साथ जिससे जहाज़ भी लिया है, सारा कुछ। बुनियादी तौर पे अगर उनको ये पता हो कि इंडिया जो है वो इतनी ही बड़ी मईशत है और आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा बिजनेस दे सकती है, तो ट्रंप अपने पिछले 8 कंसेक्यूटिव बयानात इंडिया के ख़िलाफ़ शायद ना देते। नाउ एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू पुट इंडिया इन इट्स प्लेस, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो गया है कि
बुक्स कुक हो रही हैं और उतनी तरक्की है नहीं जितनी बताई गई है। बिल्कुल सर, और ये सारी बातें जो आने वाले वाज़े भी होंगी, हम यहीं पे इन चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट इज़ के पाकिस्तान जो है बैक ऑन द मैप, तो मैं नहीं कहूँगा ऑन द मैप था, मज़ीद बैक ऑन द मैप वाली बात है। तमाम ख़ित्ते के अंदर तमाम ममालिक जो हैं वो हमारा रवैया था इस जंगी सूरत हाल के, उसको सराह रहे हैं और हमारे साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? सर बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।